अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फरहान वोरा। हम लोग आज बैठे हैं स्कॉलर स्कूल हिम्मतनगर। हमारे साथ अरमान मेमन जो नीट में 676 मार्क्स लाए हैं आउट ऑफ 720 और उनका ऑल इंडिया रैंक है 1157, जिनके साथ आज हमारा एक इंटरैक्टिव सेशन रहेगा जिसमें कुछ सवालात होंगे, स्ट्रेटजीज डिस्कस होगी कि नीट में हमें अगर अच्छा स्कोर करना है तो एज अ स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए और पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पर्टिकुलर किस तरह से मेहनत करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ सवालात होंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि ये वीडियो पूरा देखें, जिसमें हमें अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी जो अरमान ने अप्लाई की है और इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं उसके बारे में कुछ डिस्कशन होगा। तो अरमान, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह नीट में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, दैट इज 676, जो बहुत अच्छा स्कोर है। ये आपने अचीव कैसे किया? उसके लिए एक जनरल स्ट्रेटजी या टाइम मैनेजमेंट या डेली रूटीन कहें, वो क्या रहा था आपका? अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए डेली रूटीन जनरली दो टाइप के लोग हम में से होते हैं। कुछ लोग प्रेफर करते हैं रात को पढ़ना और कुछ लोग प्रेफर करते हैं सुबह को पढ़ना। जनरली मैं रात को पढ़ना पसंद करता हूँ। सो डेली रूटीन में ऐसा था मेरा कि एक तो लेक्चर थे, लेक्चर्स का बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसमें मैं जनरली लेक्चर्स देखता था और मेरा जनरल वैसे तो ये रूटीन चेंज होता रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम के लिए 12 से 6 बजे तक का दोपहर का 12 से लेकर 6 बजे तक लेक्चर्स होते थे। ऑब्वियसली बीच में टाइम मिलता होगा, लेकिन इस टाइप का था। तो उसमें मैं लेक्चर्स देखता था, उसके बाद फिर मैं जो भी मुझे लेक्चर्स में पढ़ाया गया था उसको मैं 2-3 बार रिवाइज कर देता था। देन रात में मैं कोई बुक्स थी, जैसे कि मैं फिजिक्स के लिए HC वर्मा प्रेफर करता था तो उसके क्वेश्चंस लगाता था। देन मॉर्निंग के टाइम पे ऐसा होता था कि DPPs हमें इंस्टीट्यूशन से दी जाती थी, तो वो DPPs के क्वेश्चंस करता था और कुछ और भी रिवीजन का जो भी होता था कुछ, तो उसको मैं तो हमें ये बात मालूम पड़ी कि पूरा दिन हमारा ज़्यादातर पूरा दिन स्टडी के पीछे होना चाहिए था। उसमें क्या था कि कोरोना बीच में आ गया था, कोरोना की वजह से सब ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे, तो ऑनलाइन लेक्चर का सेशन था दोपहर में, शाम को उसका रिवीजन था और सुबह में जो DPP दिए जाते हैं या पेपर सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं वो पेपर सॉल्व करते थे। अब हम जाते हैं सब्जेक्टिव, मतलब कि अगर फिजिक्स सब्जेक्ट की हम बात करें तो लोगों में एक बहुत प्रॉब्लम है कि फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत हार्ड होता है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सो फिजिक्स क्योंकि हम 10th से 11th में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मतलब ऑब्वियसली चेंज हो जाती है, सिलेबस भी हमारा बढ़ जाता है और जो लेवल ऑफ जो स्टडी का भी जो लेवल है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इसके कारण और फिजिक्स उसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करने वाला सब्जेक्ट है और जनरली हम बायो वालों में ऐसा होता है ना कि मैथ्स नहीं, हमें थोड़ा प्रेफरेंस नहीं मैथ्स का, इसीलिए हम बायो में आते हैं। सो फिजिक्स इसलिए इनिशियली थोड़ा टफ लगता है, लेकिन फिजिक्स के अंदर थोड़े कॉन्सेप्ट होते हैं तो आपको सबसे पहले हम जब कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाए तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा होंगे उतना फिजिक्स में पकड़ बहुत अच्छी बन जाएगी। सो मेरा यही कहना है कि फिजिक्स अगर आपको अच्छा करना है तो क्वेश्चंस का नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिया जाए तो सही बात। अगर आपको फिजिक्स करना है, आपने NCERT किया, मतलब कि NCERT की बुक करने से आपको फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, बट वो फंडामेंटल्स आपने कहाँ अप्लाई किए उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने चाहिए। एज अ फिजिक्स टीचर मैं भी यही राय देना चाहूँगा आपको कि जब तक आप लोग क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये थियरी कहाँ अप्लाई हो रही है और आपको मालूम होगा कि कितने क्वेश्चन मेरे हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे। फिर आप डाउट्स पूछ लो सर से। ये बात है फिजिक्स सब्जेक्ट जो एक लेयर बन गया है सबके माइंड में कि फिजिक्स बहुत हार्ड होता है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। फिजिक्स में दूसरी बात ये है टाइम मैनेजमेंट। नीट के कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो 1 मिनट में नहीं सॉल्व होते हमसे, 1 मिनट से ज्यादा टाइम कंज्यूम करते, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। यस, तो सबसे पहले है कि ऐसे जब इनिशियली हम शुरू करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है, मतलब इजी MCQ होते हैं, वो भी मतलब जो थियोरेटिकल होते हैं उसको छोड़ दें, कोई भी थोड़ा कैलकुलेशन वाले 1 मिनट में इनिशियली तो नहीं होता है, मतलब इजी से इजी क्वेश्चन भी। तो उसके लिए क्या होता है कि जितनी हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे
उतना ही टाइम क्वेश्चन पेपर हमारे पकड़ आएगी और कम टाइम में होने लगेगा। अच्छा, जब जहाँ तक सवाल है फिजिक्स के नीट के क्वेश्चन पेपर का, तो यस कुछ सवाल होते हैं ऐसे जिसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, कहीं कुछ थोड़ा डेरिवेशन हो गया या थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा उसमें, क्योंकि कैलकुलेटर तो हमें अलाउड नहीं। यस सर। तो उसके लिए क्या क्या होता है कि वो तो कुछ ही सवाल होते हैं, और इसके हम जिसे कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जनरली बायो के क्वेश्चंस इजी आते हैं, है ना। तो बायो का जितना कम हो सके उतना कम टाइम में बायो करने की कोशिश करनी चाहिए। देन केमिस्ट्री के लिए तो चलो समझ में आता है 45 मिनट्स या थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं, लेकिन बायो का जो बचा हुआ टाइम है वो हम फिजिक्स में यूज कर सकते हैं। ओके, ज्यादातर क्वेश्चन तो रहते हैं कि हम ऐसे ही 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। थोड़े क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होते होंगे जिसमें डायरेक्ट आंसर आपको टिक करना रहेगा, पर थोड़े क्वेश्चन जो है उसमें आप लोगों को पहले फंडा अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको कैलकुलेशन के जो डेसिमल पॉइंट्स फिगर्स आ गई तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने डेली प्रैक्टिस नहीं की इस बात की तो आप लोगों के सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जैसे कि प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी बात यही हुई कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिजिक्स सब्जेक्ट पर्टिकुलर के जो कैलकुलेशन वाला है उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। इसका सॉल्यूशन ये रहा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें। अब एनसीईआरटी हमने पूरा कर दिया, मतलब 11 साइंस के चैप्टर्स और 12 साइंस के चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए। अब नीट के लिए एक्स्ट्रा हमें क्या करना चाहिए पर्टिकुलर फिजिक्स के लिए? सो फिजिक्स में एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट यस इनफ है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि डायरेक्टली अगर हमें थोड़ा एनसीईआरटी से थोड़ा आगे जाके हमने कुछ लाइक इक्वेशंस डेवलप कर लिए या ऐसा, तो उसमें बहुत इजीली मतलब सिर्फ आप वैल्यूज रखो और आंसर आपका निकल जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप हो सके जो लेक्चर्स वगैरह टीचर्स जनरली जो नहीं पढ़ाते वो थोड़ा सा एज देते ही हैं फिजिक्स में उससे आगे। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि एनसीईआरटी करने के लिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और वो कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से बिल्ड करने वाले क्वेश्चन है जो स्वाध्याय में एक्सरसाइज में कई होते हैं। यस, लेकिन एमसीक्यूज के प्रैक्टिस, एमसीक्यूज का जो माइंडसेट है एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए वो बनाने के लिए तो हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसा कि एनसीईआरटी में हमने देखा कि ज्यादातर फंडास क्लियर हो जाते हैं, पर आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स ऐसा कुछ होता है, और नीट के लिए वही जो आपने लास्ट इक्वेशन डिराइव किया उसका कोई एडवांस स्टेप आएगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं फिजिक्स के लिए, जैसे फ्री फॉल का एग्जांपल है, उसमें क्या है आप एक फॉर्मूला डिराइव करोगे v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब क्या है इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, वो हाफ हो रही है, आगे जाके वो डबल हो रही है, तो वो आपको नीट के लिए अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपके पास कंसेप्ट आ गया फॉर्मूला। अब दूसरी बात ये है कि फिजिक्स सब्जेक्ट के तो ज्यादातर जो डाउट्स थे वो हमारे क्लियर हो गए। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री के जो पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बारे में प्रिपरेशन के लिए क्या होगी स्ट्रेटजी हमारी? सो फिजिकल केमिस्ट्री इज समवट लाइक फिजिक्स है ना, तो उसमें भी वही क्वेश्चंस आते हैं। कुछ होते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तो वो तो हम एनसीईआरटी पढ़ के वो क्लियर हो जाता है, लेकिन जो ये कैलकुलेशन वाले सवाल जो होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए तो फिर से हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री की भी स्ट्रेटजी समवट फिजिक्स जैसे ही रहेगी, जिसमें हमें एमसीक्यूज की थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। सवाल आया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज समवट बोरिंग सब्जेक्ट, मतलब मेरे लिए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बोरिंग था, और वो मतलब वो है ना उसमें बहुत ज्यादा लॉजिक वाली चीजें नहीं है, मतलब है तो है बस आपको फैक्ट आपको याद रखना है, याद है, फिर एक्सेप्शन भी है, ऐसा है। यस, तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ने से होगा, लेकिन जो बेस्ट चीज जो मुझे समझ में आई थी बाद में जिसको मैंने भी अप्लाई किया वो ऐसा था कि जो हमारे एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक इन चैप्टर्स हैं उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो कुछ रिएक्शंस होती हैं और दूसरी एक चीज होती है उसमें हम कहते हैं ऑर्डर्स होते हैं ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, दो अलग अलग पेजेस में एक पेज ऐसा बनाओ किसी एक चैप्टर के लिए, पर्टिकुलर लाइक एस ब्लॉक है तो एस ब्लॉक में एक चैप्टर में उसके सारे ही ऑर्डर्स है ना, लाइक पहले ग्रुप आपका है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है और उसका वैल्यूज नहीं, एनसीईआरटी में बुक में हमें वैल्यूज दी गई वो बॉक्स बना के, लेकिन उसकी वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि पहले लाइक अगर हम साइज की बात करें तो बेरिलियम देन गैलियम देन एल्यूमिनियम है ना, तो इस टाइप का तो ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के एक पेज में ऑर्डर लिख लिया जाए और दूसरे पेज में उसमें होने वाली सारी रिएक्शन
और फिर उसको रिवाइज करने के लिए यूज करें एक बार, जो आपने पेजेस बनाए उसको यूज करें, देन एक बार फिर एनसीईआरटी से पढ़ ले, तो इस टाइप से क्लियर हो सकती है। बात यही थी कि अगर आपकी नीट की एग्जाम है, जिस दिन आपकी नीट की एग्जाम है, अगले दिन आपके पास सब हैंडी होना चाहिए। मतलब कि एक दिन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की एग्जाम आपको एक दिन में देनी है, और उसमें भी 11 12 साइंस, जो दोनों स्टैंडर्ड का पूरा मटेरियल जखीरा आपके सामने होगा, वो आपको इकट्ठा करना पड़ेगा और हैंडी रखना पड़ेगा कि अगले दिन आपके सामने ये सारे रिएक्शंस, ये सब ऑर्डर्स आ जाएं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज यस, उसमें कुछ चीजें हैं जिसको याद रखने वाली चीजें, लाइक अलग अलग वर्ड्स होते हैं ना, तो वो तो हमें याद रखने पड़ेंगे, उसको तो वर्ड्स को याद करना पड़ेगा। लाइक ग्रुप में कौन सा ग्रुप पहले आएगा, नोमेनक्लेचर की, जहाँ तक आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की बात है, तो जो जो चीजें कुछ ऐसी है कि जिसको याद रखना है, ओके। कुछ चीजें लॉजिकल है, लाइक कुछ अगर आईयूपीएससी में कुछ जो उसके रूल्स हैं 1 1 2 2 वो जो आता है इसमें, तो ये सारे रूल्स उसको समझ लेना है। और कुछ अमाउंट में ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो लॉजिकल सब्जेक्ट है, और उसमें जो बेसिक उसके चैप्टर्स है, बेसिक कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला है, तो वो उसमें अच्छे लेवल के अगर आप सवाल करोगे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब की जा सकती है। साथ ही में उसमें रिएक्शंस आती है, तो उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करने से वो रिएक्शन भी आपको याद हो जाएगी। वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ अगर ऐसी है कि आपको याद करनी है, तो उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, जितना टाइम्स आप रिवाइज कर सकते हो ना। और उसमें भी पर्टिकुलर हमें ट्रिक्स और टिप्स बनानी पड़ेगी। हाँ, जो डिस्कस की थी हमने लास्ट टाइम कि कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन है या कोई पर्टिकुलर बात है, तो आपको अपने माइंड के मुताबिक उसको ऐसे याद रखना है कि कोई चीज बना ली आपने, फिजिकल ऐसे चीज ही डिसाइड कर ली आपने, उसके मुताबिक आपको उसके नाम बनाने हैं। जैसे कि पीरियोडिक टेबल है, आप वो कैसे याद रखोगे आप लोग। इसका मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समवट आपको ट्रिक्स और टिप्स ज्यादा रखनी पड़ेगी, और नोट्स फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको हैंडी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कितनी सारी रिएक्शंस इकट्ठा होगी। 11 12 साइंस केमिस्ट्री पार्ट 2 जो पूरा ऑर्गेनिक, यस। तो ये बात थी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की। मुझे लगता है कि ज्यादातर डाउट्स अगर बच्चों के होंगे तो इसमें क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट रहा बायोलॉजी का, तो पहले तो इन जनरल बायोलॉजी में कोई स्पेशल ट्रिक या स्ट्रेटजी होगी? सो बायोलॉजी में तो एनसीईआरटीज है ना, उससे बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, कोई चीज़ अगर ऐसी है कि जो समझ में नहीं आ रही है, तो थोड़ा बहुत आप उसके आसपास का स्टडी कर सकते हो, बाकी बाहर का कुछ भी तैयार याद करने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटीज ही नहीं। अच्छा, एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज कीजिए, जितनी बार आप एनसीईआरटी को रिवाइज कर सकते हो उतनी बार एनसीईआरटी को रिवाइज करा जाए। और एनसीईआरटी की एक एक लाइन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। सपोज आप एक लाइन पढ़ रहे हो, तो वो लाइन एक्चुअल में क्या कहना चाहती है, उसका बिल्कुल आइडिया आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। एंड इस तरह से आप बायोलॉजी को कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है कि 720 में से अगर 676 मार्क्स है, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि बायोलॉजी में आपके कितने क्वेश्चन नहीं बने होंगे। बायोलॉजी में मेरे 2 क्वेश्चंस सिली मिस्टेक के कारण रॉन्ग हो गए थे। ओनली 2 क्वेश्चंस, ये बहुत मतलब आपको देखने की बात है कि बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस में से आपके ओनली 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो नहीं बने। इसका मतलब कि ज्यादातर क्वेश्चंस पता चल गए। तो जो हमें ट्रिक दी, जो स्ट्रेटजी दी, वो ये है कि बायोलॉजी में 11 12 साइंस के लिए ईच एंड एवरी चैप्टर की ईच एंड एवरी लाइन आपको मालूम होनी चाहिए, तभी तो आपके इतने क्वेश्चंस बनेंगे और इतने मार्क्स आएंगे। बायोलॉजी में दूसरा क्वेश्चन ये है कि वर्ड्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मतलब नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, फिगर में इंडिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? यस, सो बायोलॉजी में जिस तरह से आपने कहा, कुछ ऐसी चीजें लाइक मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है और मतलब ऐसा लगता है बोरिंग वाला चैप्टर है, तो उसको याद करने के लिए कोई ना कोई ये सारी चीजें, जैसे कि हमने कई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें कि इसको याद करना है, या बायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर्स में एग्जांपल इसको याद करना है, तो उसके लिए अलग अलग चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। वो एक कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, वो शॉर्ट कोई लाइन बना दी, उसके अकॉर्डिंग याद कर दिया, शॉर्ट निमोनिक्स, यस बिल्कुल निमोनिक्स बोला जाता है। तो ऐसा कुछ बना सकते हो आप, इस तरह से किया जा सकता है, उसको किसी भी चीज के साथ रिलेट करना पड़ेगा और इस तरह से।
तो ये बात हुई बायोलॉजी की, क्योंकि बायोलॉजी आप लोगों का मेन सब्जेक्ट है। बायोलॉजी के मार्क्स फिजिक्स और केमिस्ट्री से डबल है, और बायोलॉजी में एडवांटेज ये रहता है कि आपको एग्जाम्पल और वो सब नहीं आते। बायोलॉजी में ओनली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों को टिक करना रहता है। इसीलिए बायोलॉजी ज़्यादातर जहाँ तक बने आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करनी पड़ेगी पर्टिकुलर टॉपिक की आप लोगों को। तो ये जनरल क्वेश्चंस थे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, जो बच्चों को ज़्यादातर रहते हैं कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, पढ़े तो कैसे पढ़े, डीपीपी कैसे बनाएं, फिजिक्स में क्या करें, केमिस्ट्री में क्या करें, बायोलॉजी में। तो मैं सम अप करके ये बात कंक्लूड करना चाहता हूँ। आपको अगर कुछ ऐड करना हो इसमें तो। टू थिंग्स में अगर अलग अलग इससे इसके बाद कहना चाहूँगा। ये तो हो गई कि किस तरह से उसको समझेंगे, उसको एब्जॉर्व कैसे करेंगे ये। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है रिवीजन। जनरली हम लोग जब इनिशियली पढ़ाई शुरू करते हैं ना, तो वो रिवीजन करना छोड़ देते हैं, मतलब वो हो जाएगा, याद है ना। तो ये रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। मतलब अगर आप थोड़ा कम पढ़ोगे तो वो चलेगा, लेकिन जो पढ़ा हुआ है ना उसको रिवाइज करना इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको रिवाइज बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए था। एक छोटी सी चीज जो मैंने अप्लाई करी थी और बहुत अच्छी मेरे लिए उसने काम किया, वो ऐसा था कि लेक्चर देखने के बाद मैं वही चीज को 3 बार रिवाइज करता था उसी वक्त। मतलब लेक्चर देख लिया, उसके बाद उसको 3 बार उसी दिन रिवाइज कर लेता था। और दूसरी इसके साथ साथ एक जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है टेस्ट देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका जनरली क्या होता है कि हमारे मन में ऐसा आता है कि चलो ना यार इस बार टेस्ट है, कुछ याद नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम दे देंगे ना, ऐसा। अगर आपने तैयारी नहीं भी की है फिर भी टेस्ट दीजिए। टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पता चलेगा कि टेस्ट देने से पता चलेगा आप कहाँ पर। तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं हर वीक एवरी वीक टेस्ट देता था, और जो टेस्ट था उसमें ऐसा था कि अगर मैं 7th चैप्टर पे लूँ तो भी मेरा टेस्ट जो होता, मतलब उसका जो वो होता था कंटेंट, वो पहले चैप्टर से लेके 7th चैप्टर तक इनिशियल से सिलेबस फर्स्ट चैप्टर से लेके जहाँ तक पढ़ाई हुई वहां तक था। तो एक तो वो कि जिस दिन मैंने पढ़ा उस दिन मैं 3 बार रिवाइज कर लेता था, और उसके बाद टेस्ट क्या आ गया, क्योंकि आपने 3 बार रिवाइज किया है तो फिर आपको बहुत ज्यादा डीपली नहीं करने की जरूरत नहीं, फिर टेस्ट से आके एक बार सिर्फ देख लेना तो हो जाता है ऐसे। तो रिवीजन इज इंपॉर्टेंट एंड टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टेस्ट मतलब रेगुलरली टेस्ट देना चाहिए। तो ये बात हमें और मालूमात हुई हमें कि रिवीजन इज ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। होता क्या है कि आप लोग 11th में हो, आप लोग 12th में आए, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा 11th तो क्लियर हो गया, मैं पास हो गया, 12th पे फोकस करो, मुझे बोर्ड पे फोकस करना है। आप बोर्ड पे फोकस करते हो, जब बोर्ड की एग्जाम खत्म होती है फिर आपकी नीट की एग्जाम आती है, तो आपको लगता है कि अब मुझे नीट लेके बैठना चाहिए। तब आप 11th साइंस लेके बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब नया है, ये चीज़ तो मैंने पहली बार देखी है। पर ये जो स्ट्रेटजी हमें अप्लाई करनी चाहिए वो क्या है कि आप अगर 11th साइंस का 10th चैप्टर अभी कर रहे हो, पर आप जो टेस्ट दे रहे हो आपको कंसेप्ट माइंड में रखना पड़ेगा कि मुझे 1 to 10th का देना है, ना कि खाली एक चैप्टर का। ऐसे क्या होगा, आप 11th कर रहे हो तो 1 to 11, आप 12th चैप्टर कर रहे हो 1 to 12। ऐसे जब आप 12th साइंस में आओगे तो आपका 11th साइंस तो पूरा कंप्लीट होगा। अब आपने 12th साइंस पे फोकस किया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 11th नहीं भूल जाना है, आपको उसका रिवीजन करना है। दूसरी बात जो बहुत अच्छी कही कि आपको रेगुलर टेस्ट देने हैं, आपको रेगुलर पेपर सॉल्व करने हैं। एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा टेस्ट के साथ कि सिर्फ टेस्ट देना ही नहीं है, टेस्ट के बाद टेस्ट का एनालिसिस करना है, सेल्फ असेसमेंट कि टेस्ट में कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए। आइडियली चीज जो मुझे समझ में आई थी वो था कि जितने क्वेश्चन मेरे रॉन्ग होते थे वो मैं एक जगह लिख लेता था कि ये क्वेश्चन नंबर 23 रॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 27 रॉन्ग, ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ। और उसके बाद सामने रखता था कि ये क्वेश्चन रॉन्ग क्यों है। लाइक फिजिक्स में तो कोई एक क्वेश्चन ऐसे रॉन्ग हुआ कि जिसका कंसेप्ट नहीं मालूम था, तो वो कंसेप्ट हम जाके कंसेप्ट क्लियर कर देते कि भैया ये कंसेप्ट नहीं था, तो उसमें इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता। मेजरली जहाँ तक मतलब कंसेप्ट आ जाने के बाद जो मिस्टेक होती है वो सिली मिस्टेक्स होती है। लाइक कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, या तो कभी तो क्वेश्चन पढ़ने में मतलब हम जल्दी होता है तो क्वेश्चन में कहीं नोट लिखा होता है वो नोट पढ़ना रह जाता है, इस टाइप की मिस्टेक्स होती है। सो वही सिली मिस्टेक्स को लिख दिया जाए कि कौन कौन से टाइप की सिली मिस्टेक्स होती है। और जो दूसरी चीज को एप्लीकेशन ऐसा कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट देने जाओ तो उससे पहले सिर्फ ये देख लो कि लास्ट टाइम ऐसे मिस्टेक होती है, कंसेप्चुअल मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक में कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम पेपर में कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आपको तुरंत याद आएगा कि लास्ट टाइम में कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी, तो इस टाइम ये चीज ध्यान रखना है।
बहुत अच्छी बात है। एरर को जहां तक हो सके आपको मिनिमाइज करना है, आपको एरर फ्री काम करना है। मैंने पहले ही बोला कि अगर आपके 676 मार्क्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपके नहीं हुए होंगे एग्जाम में। ये बात तो हमें मालूम हो गई। इसका मतलब आपको एरर को सबसे ज्यादा मिनिमाइज करना पड़ेगा। उसके लिए टेक्निक बहुत अच्छी दी गई। होता क्या है, हमारे मार्क्स आ गए, हमने 720 का एक टेस्ट दिया, हमारे 500 मार्क्स आ गए, तो हम लोग भूल जाते हैं कि चलो 500 आ गए। पर आपके जो मार्क्स डिडक्ट हुए, कहाँ हुए, कैसे हुए और आपकी वहां भूल क्या थी, मतलब कि कोई भी इंसान हो अपनी फेलियर या अपनी भूल उससे ही सीखता है और हमें उससे ही सीखना चाहिए। अगर आप लोग वही बार बार दोहराओगे और नीट में वही मिस्टेक लेके गए तो इसका मतलब ये हुआ कि चांसेस बहुत ज्यादा है कि नीट में भी आप लोग वो एरर करो। वो नहीं होना चाहिए। मतलब जो सिली मिस्टेक की बात हुई डिवीजन में या डेसिमल में, आपको बहुत ज्यादा बार वो एरर आ रही है, आपको नहीं मालूम चल रहा कि उसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करना है, शॉर्ट कैसे है टेक्निक्स, या स्क्वायर रूट की टेक्निक्स है, क्यूब रूट की टेक्निक्स है, बायोलॉजी में वर्ड्स की जो टेक्निक्स थी आपको नहीं मालूम पड़ रहा, तो आपको बार बार वो रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार टेस्ट देना पड़ेगा। और होगा कि टेस्ट में कई सारे क्वेश्चंस आपके गलत होंगे तो आपको सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा या एनालिसिस करना पड़ेगा कि मेरे ये क्वेश्चंस रॉन्ग क्यों हुए और मैं आगे जाके ये मिस्टेक ना करूं। तो बहुत अच्छी मालूमात हमें हुई। तो बात को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने पड़ेंगे, डेली ज्यादा से ज्यादा एक टॉपिक को 3 बार कम से कम आपको रिवाइज करना पड़ेगा। एनसीईआरटी के फंडामेंटल्स बहुत क्लियर करने पड़ेंगे। लोग ऐसा समझते हैं कि मैं खाली नीट के लेक्चर्स अटेंड करूं तो मेरा नीट बन जाएगा, पर आप फंडामेंटल कहां से लाओगे? नीट के लिए जो फॉर्मूला डिराइव हुआ उसका आप फंडामेंटल कहां से लाओगे? उसके लिए आपको एनसीईआरटी के सभी फंडामेंटल्स बहुत अच्छी तरह करने पड़ेंगे। डेली रूटीन आपको बनाना पड़ेगा कि इतने घंटे मुझे पढ़ना है, इतना रिवीजन करना है, इतने पेपर सोल्व करने हैं और इतना मेरा लेक्चर देखने में या लेक्चर स्कूल में अटेंड करने में मेरा टाइम कंज्यूम होगा, तो आपको वो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और बात मालूम हुई हमें कि नोट्स आपको बनानी पड़ेगी, वो केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, या फिजिक्स हो, हैंडी नोट्स बनानी पड़ेगी आपको कि लास्ट डे से पहले आपके पास 11th 12th साइंस के सभी चैप्टर्स हाथ में हो। तो ये सब मालूमात हमें हुई। इंशाल्लाह आशा करते हैं हम कि जो भी बात आज हुई है, जो भी इंटरेक्टिव सेशन हुआ है, बच्चों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और जो भी क्वेश्चंस आपके मन में होंगे उसके ज्यादातर आंसर इसमें कवर हो चुके होंगे, क्योंकि वो बंदा ही हमें सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट वो बात कर सकता है जो बात उसने एक्सपीरियंस की हो। अभी अभी नीट में जो मार्क्स आए हैं 676, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तारीफ काबिल है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अरमान का कि टाइम निकाला और आज ये इंटरेक्टिव सेशन हमने कंडक्ट किया जिसकी वजह से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। सभी बच्चे या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह जो एग्ज़ाम आने वाली है अब नीट की, उसमें आप सब लोगों के अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, उसके लिए शुभकामना मैं भेजता हूँ। और सबको थैंक यू वीडियो देखने के लिए।